साथियों, अभी पिछले 29 जून से हम लोगों ने अल्मोड़ा में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक उत्तराखंड के बैनर तले लगभग 10 दिनों तक जो बैकलॉग के खाली पड़े पदों को भरने, प्रमोशन में जो पदोन्नति में जो यहाँ के जो मूल निवासी समाज को प्रतिनिधित्व देने, उसके बाद जो राज्य आंदोलन के दौरान जो वाद्य यंत्रकारी थे उनको राज्य आंदोलनकारी चिन्हित करने, और उसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पर जो सैकड़ों साल से जो भूमियों पर काबिज मूल निवासी समाज है उसे मालिकाना हक देने, और यहाँ राज्य के में जो नगर निकायों में कार्यरत जो स्वच्छता कर्मी हैं उनकी ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके नियमित नियुक्ति की मांग को लेकर हम लोगों ने 10 दिन यहाँ धरना दिया, यहाँ पे लड़ाई चली। उसके बाद हम लोगों ने उसे कई तहसीलों में, कई ब्लॉकों में, कई गांवों में इस कार्यक्रम को चलाया, और उसके पश्चात 9 जुलाई से ये धरना पौड़ी में प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति के बैनर तले 90 वर्षीय बुजुर्ग, बहुत वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन उनके जज्बे को, उनके समाज के प्रति चिंतन को हमारा सलाम है। हम उनका बड़ा आदर कर रहे हैं। वो एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। उन्होंने इस उम्र में लगभग 28 दिनों तक वहाँ पर इन्हीं मांगों को लेकर धरना दिया और राज्य सरकार पे ये दबाव बनाने की कोशिश करी कि भाई इन मांगों की पूर्ति की जाए। सवाल ये उठता है कि इस आंदोलन का हमें हासिल क्या हुआ। तो इस आंदोलन के फलस्वरूप एक नाम मात्र को कह सकते हैं हमें कुछ आंशिक सफलता इतनी मिली कि जिन बैकलॉग के पदों को राज्य सरकार समाप्त करने की बात करने लगी थी, और उनके सांसद महोदय का बयान था कि हमने इन्हें समाप्त करने का निश्चय किया है, तो उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया की कुछ कैबिनेट में मंजूरी मिलने की बात सामने आई। कुछ आयोग ने, जो अनुसूचित जाति आयोग ने इस घटनाक्रम का संज्ञान लेकर कुछ विभागों की समीक्षा करी। ये सारा एक थोड़ा सा आंशिक सफलता मिली, और इसके अलावा जो अन्य मुद्दे थे वो इतने साधारण मुद्दे नहीं हैं, वो बड़े गंभीर मुद्दे हैं, और सरकार से कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि सरकार उन मुद्दों को इतनी आसानी से हल कर देगी। वैसे भी एक ऐसी सरकार जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में यकीन नहीं रखती है, जो इस विचारधारा की है कि उन्हें जो ठीक लग रहा वो वही करेंगे, चाहे आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। हालांकि ये लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन सत्तारूढ़ दल जो भी होता है वो अपने तरीके से काम करता है। उसको इस बात का एक अधिकार जनता दे देती है कि वो जनता की सुने या ना सुने, उस समय 5 साल तक पावर, सत्ता उसके हाथ में रहती है। तो हमें इन वर्गों के, इन मुद्दों के प्रति इतनी जल्दी कोई न्याय मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा ऐसा हासिल हो जाएगी उपलब्धि, हमें भी मालूम था कि नहीं, लेकिन फिर भी सामाजिक कुछ चेतना बनी, और थोड़ा बहुत जो उन बैकलॉग के पदों को समाप्त करने वाली प्रक्रिया पर कुछ रोक लगने की जानकारी मिली है। तो साथियों, लेकिन अब सवाल उठता है कि कैसे इन समस्याओं का समाधान होगा। तो अगर इस पर विचार करें तो ये बड़ा गंभीर सवाल है। इस पर थोड़ा सा हम लोगों को निराशा भी हाथ लगी कि जिन युवाओं का, जो प्रशिक्षित बेरोजगार युवा इतनी ज़्यादा संख्या में हर शहर में, हर गांव में हैं, उन लोगों का हमें ना तो अल्मोड़े के धरने में कोई विशेष ऐसा सहयोग मिला। चलिए, अल्मोड़े में कईयों का अक्सर ये कहना था भाई कि एक राजनीतिक दल के बैनर तले है, इसलिए कई लोग इससे परहेज कर, लेकिन जो 28 दिनों तक पौड़ी में जो ये एक आंदोलन चला है वो एक सामाजिक संस्था के तहत था, और उसमें एक 90 वर्षीय बुजुर्ग इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, जिनका कोई ऐसा स्वार्थ नहीं। उनके बच्चे भी, उनके सारे परिवार के सभी लोग सेटल्ड हैं, लेकिन उनको भी बड़ा इस बारे में एक युवाओं से थोड़ा सा वो रहा कि जितना मात्रा में उन्हें सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो ये थोड़ा एक चिंता का विषय है, और ये चिंता का नहीं, बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। अगर इस तरीके से हम वो रहेंगे, सोए रहेंगे, और अपने मुद्दों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति अगर हम संवेदनहीन रहेंगे, तो हमारे अधिकारों
को बड़ी आसानी से सरकारें ख़त्म कर देंगी और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, किसान आंदोलन बहुत बड़ा एक उदाहरण है, जो इतने महीनों से वहाँ डटे हैं। सरकार कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है, लेकिन वो लोग फिर भी लगातार कितना उन्होंने नुकसान उठा लिया है, कितना कुछ संघर्ष जारी है उनका। कई लोगों की वहाँ सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वो लोग फिर भी अपने मुद्दे को लेकर अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाकर पूरा व्यवस्थित तरीके से आंदोलन को लड़ रहे हैं, सरकार को एक उस मुद्दे को सरकार के सामने जीवित रखे हुए हैं। तो साथियों, लड़ाई या संघर्ष इतनी आसानी से जो आज हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं, ये यूं ही हमें नहीं मिल गए। इसके लिए महापुरुषों ने बहुत ज़्यादा त्याग किया, संघर्ष किया, बलिदान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन लगाया, बच्चे नहीं देखे, परिवार नहीं देखे, तब कहीं ये उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत के जाते जाते एक कुछ हद तक आपको केवल राइट्स मिल पाए। अब बाबा साहब हमेशा जीवित रह के अब हमें वो राइट दिलाते भी रहेंगे, अगर हम ये सोचते हैं कि भाई वो हमें राइट दिलाते भी जाते, या फिर अन्य कोई पैदा हो जाए जो अपना सब कुछ उजड़ के अपना बर्बाद करके हमें देता रहे। अगर हम ऐसी गलत फहमियों में हैं यार, ऐसी उम्मीद रखते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। हम लोगों को खुद के लिए भी सोचना चाहिए कि मैं आखिर इस संविधान की बदौलत आज मुझे एक नागरिक सम्मानजनक जीवन जीने को मिला है, जो कि 150 साल पहले नहीं पॉसिबल था। आज भी हमें पूरी तरह भी सम्मानजनक जीवन नहीं मिला है, केवल थोड़ा पढ़ने का राइट मिल गया, कुछ सर्विसेज में जाने का मिल गया, थोड़ा बहुत राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है। आप सर्विस में जाते हैं तो आप भेदभाव का सामना करते हैं, आप जातिगत असमानता, जातिगत उत्पीड़न का सामना करते हैं। ड्यूरिंग सर्विस भी बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वो इतना जातिगत भेदभाव का सामना करते हैं कि आधे से अधिक लोग तो या तो कई तनाव या बीमारियों के शिकार हो जाते हैं या वीआरएस ले लेते हैं। ये आप एक पूरा सर्वे करके देख सकते हैं। वही स्थिति आपके राजनीतिज्ञों की है। भले ही नाम मात्र को जो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है वो मिला है, लेकिन उससे जो भी लोग ये राजनीतिक पदों पे जाते हैं, चाहे विधायक बनते हों या सांसद बनते हों, आप उन लोगों का अगर एक सर्वे करके देख लीजिए, उनमें से भी आधे से अधिक लोग अपने उस राजनीतिक सफलता को ना कोई महसूस कर पाते हैं, ना ही उसे कुछ उनके काम की होती है, बल्कि वो उनके लिए केवल बर्बादी का कारण सिद्ध होती। क्योंकि भले ही वो आरक्षित सीटों से विधायक या सांसद बन जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर नियंत्रण उसी व्यवस्था के लोगों का होता है और वो अपने तरीके से चलाते हैं। और अगर कभी वो आरक्षित वर्ग का जीता हुआ प्रतिनिधि अपने मन से चलने की कोशिश करता है, तो उसे कई परेशानियों में और उसमें फंसा भी दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्चस्व में जो लोग बैठे हैं वो अभी भी जातिवादी सोच से ग्रसित हैं। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिल जा रहा था, आप नौकरियों में जाने लगे थे, आपको राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही थी, लेकिन ये यूं ही नहीं मिलने लगी थी। अब सवाल ये उठता, अगर हम लोग इसी तरीके से निष्क्रिय, उदासीन और अपने मुद्दों के प्रति अगर चेतनाविहीन बने रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा समय तक आपके अधिकार सुरक्षित रहने वाले नहीं हैं। बहुत सारी आपकी चीज़ों पर डाका डाला जा चुका है, कुछ जो चीज़ें आपकी बची हैं उन पर डाका डालने की बहुत सुनियोजित तैयारी हो रही है। आपको फिर से उसी अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड में जकड़ने की तैयारी हो रही है। आपको शिक्षा विहीन करने की तैयारी हो रही है, आपको नौकरी विहीन करने की तैयारी हो रही है, और आपको प्रतिनिधित्व विहीन करने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। और कहीं ना कहीं जो इस समय मानसिकता देश पर शासन कर रही है, जो लोग बैठे हैं, वो वही चाहते हैं कि ये लोग या इनके पूर्वज जिन केवल काम करने के लिए पैदा हुए थे, ये वही करें, कर्म करें, काम करें, सबकी सेवा करें, उसके अलावा कोई अधिकारों की अपेक्षा न करें। इनका कर्तव्य केवल ये होना चाहिए कि ये काम करते रहें और बदले में बस ये मालिक या जो वो शासक जातियां हैं उनके अधीन रहें, और वो इन्हें चाहे तो जिंदा रखें, चाहे तो मार दें, चाहे तो इनका उपभोग करें, चाहे इनके साथ बलात्कार करें, इनकी हत्या करें, लेकिन ये कभी ये ना कहें कि हमारे साथ गलत हो रहा है। वो उस भारत का या उस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए तड़प रहे हैं, लालायित हैं, बहुत परेशान हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं इस काम के लिए। लेकिन आप अपने न्याय के लिए, अपने नागरिक अधिकारों के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, ये एक अपने आप में झांकने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अन्यथा बड़ी कठिन परिस्थितियां सामने आ जाएंगी। 2022 का उत्तराखंड में एक मौका है। अगर 2022 में ये समाज, जो यहाँ के जो मूल निवासी तबके हैं, इनका अच्छी खासी संख्या में एक मताधिकार इनके पास है, यदि अपने मतों को, अपने वोटों को एक ये लामबंद करके अपने ईमानदार और सच्चे प्रतिनिधियों के पक्ष में देते हैं
और ऐसे दल का चयन करते हैं जो दल पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हो और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर बना हो, तो उसका चयन करें, उसकी तलाश करें कि ऐसा कौन सा दल है जो पूरी तरह लोकतांत्रिक है, जो किसी व्यक्ति के आधार पर बना हुआ नहीं है। क्योंकि व्यक्तिवादी संगठन व्यक्ति के बूढ़े होने के साथ बूढ़े हो जाते हैं, व्यक्ति के प्रभाव में आते ही वो पार्टी भी प्रभाव में आ जाती है, और व्यक्ति के किसी प्रलोभन में आते ही वो पार्टी भी प्रलोभन में आ जाती। तो व्यक्ति आधारित पार्टियों के दम पर इन समस्याओं का समाधान नहीं है। सुप्रीमोवादी या उत्तराधिकारवादी जो पार्टियां हैं वो भी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती हैं। तो आप लोग तलाशिए ऐसा कौन सा पार्टी यहाँ पर है जो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई है और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बनी हुई है, जो भारतीय संविधान में आस्था रखकर पूरी तरीके से भारतीय संविधान को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उस पार्टी के साथ खड़े होइए। और 2022 में अगर आप उत्तराखंड से कुछ सीटें भी अगर अपने ऐसे जांबाज सिपाहियों के निकाल लेते हैं तो उत्तराखंड में आपके कुछ हद तक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा ये उत्तराखंड बहुत एक ऐसी मानसिकता से बना हुआ राज्य है जिसका जन्म ही आरक्षण विरोधी आंदोलन से हुआ है, और राज्य बनने के बाद यहाँ जनप्रतिनिधियों के साथ इतनी बड़ी बड़ी उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं कि जिनका वर्णन करना इतने कम समय में यहाँ पर संभव नहीं। बहुत ज़्यादा उत्पीड़न की जनप्रतिनिधियों के साथ घटनाएं घटी हैं यहाँ, चाहे बागेश्वर का वो चक्की छू लेने पर गर्दन काट दी गई हो, या टिहरी में साथ में बैठ लेने पर जो बारात में साथ बैठ के खाना खा लेने पर मार दिया गया हो, या पिथौरागढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष जो महिला थी उसका मामला हो। अन्य कई ऐसे मामले हैं जो जनप्रतिनिधियों के उत्पीड़न के, खुद जिनकी सत्ता रही है, जिन पार्टियों की सरकारें रही हैं, उनके प्रतिनिधियों का उत्पीड़न यहाँ पर हुआ है जो यहाँ के मूल निवासी समाज से संबद्ध है। तो ऐसे राज्य में हम लोग ये सोचेंगे कि बिना एकजुटता के, बिना संघर्ष किए, बिना चेतना के यूं ही आपको कुछ हासिल हो जाएगा, या जो आपके अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार हैं वो बचे रहेंगे, ये संभव नहीं है। तो मैं यही आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात को समझिए, गंभीरता से विचार कीजिए, अन्यथा आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और यदि 2022 में हम लोग एक ठोस रूपरेखा बना के इस पर काम करते हैं और सफलता हासिल करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि अभी आपका संविधान है इस देश में, आपको वोट का अधिकार बड़ी मुश्किलों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दिला के गए हैं। इस वोट के अधिकार का सदुपयोग करें, इसको लालच में हम ना वो करें, थोड़ा बहुत जो हम शराब या पैसा या अन्य उस पर, या छोटे छोटे स्वार्थों पर, या कहीं कोई मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम पर 1000-2000 रुपया दे देता है, या आपके आवास दे रहा है, या कहीं कुछ भांडे बर्तन दे रहा है, ये सब कोई अपने घरों से नहीं देते हैं। जो हम लोग ये सोचते हैं ये पार्टी हमें दे रही या ये नेता हमें दे रहा, ये सब हम ही से वसूलता है। जो कोई मुफ्त की बात करता है या सस्ते की बात करता है, ये केवल एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। वो पार्टी इतनी शातिर होती कि वो हजारों करोड़ की अर्थव्यवस्था अपने हाथ में लेना चाह रही है, और बदले में आपको बेवकूफ़ बना रही, वो आपको एक ये फ्री दे देगा या ये सस्ता दे देगा। तो ये अपना वोट का, जो लोकतंत्र का एक सबसे कीमती हथियार वोट है, उसको इतने सस्ते में हम ना बेचें, उसका महत्व समझें। जैसे कि भाई एक बेटी को हम कहीं देने से पहले पूरी छानबीन करते हैं, ये आश्वस्त होते हैं कि क्या ये हमारी बेटी या हमारी बहन को एक सुरक्षा और सम्मान दे पाएगा। तो उसी तरीके से हम अपने वोट के लिए भी ये सोचें कि क्या ये जो जिस प्रतिनिधि को या जिस पार्टी को मैं वोट दे रहा हूँ, ये पार्टी या इसका प्रतिनिधि क्या इस वोट का हकदार है, क्या इसे ये मिलना चाहिए, क्या ये मेरे वोट की कदर करेगा। तो अगर हम इस आधार पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे, और एक इस राज्य से ही हम शुरुआत करेंगे। ये सामाजिक न्याय पर आधारित राज्य हम इसे बनाएंगे, जिसे लोग आरक्षण विरोधी राज्य बनाना चाहते हैं, अन्याय पर और शोषण पर आधारित राज्य बनाना चाहते हैं, जातिवादी राज्य बनाना चाहते हैं। उस राज्य को हम, आइए संकल्प लें कि हम समता, बंधुता और न्याय पर आधारित राज्य बनाएंगे, और यहीं से शुरुआत करके पूरे देश को एक मैसेज देंगे। तो धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।